देश में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगा रखी है और इस जाल को तोड़ने के लिए अब मौलवियों का सहारा लिया जा रहा है। यूपी एटीएस की जांच में अब तक जो कुछ तथ्य सामने आए हैं वो झकझोर देने वाले हैं। कोलकाता के फर्जी वैक्सीनेशन कांड में केंद्र सरकार ने ममता सरकार अभी इस गर्मी और इस गर्म हवा से राहत मिलती नहीं। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर भारत का नाम लेने की उनकी हिम्मत नहीं होती। नवजोत सिंह सिद्धू की गेंद अब कांग्रेस आला कमान के पाले में है। धोखेबाज पाकिस्तान को दगाबाज चीन की दोस्ती पसंद है और ये जाहिर हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन के सरकारी टेलीविजन CGTN से बातचीत की। इमरान खान ने पश्चिमी देशों और अमेरिका पर आरोप लगाया कि उन्होंने चीन के साथ रिश्ते खत्म किए। यही नहीं, इस बातचीत में चीन की चरण वंदना करते हुए इमरान खान ने भारत का भी जिक्र किया। ये बातचीत किसी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल और चीन पाकिस्तान संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर हुई, जिसका वीडियो इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाला। दगाबाज ड्रैगन से धोखेबाज चीन की दोस्ती पर इमरान का अंदाज ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला रहा, क्योंकि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साजिश रचना दोनों की साझा सोच है। आतंकवाद से लेकर आर्थिक मोर्चे पर जब दुनिया पाकिस्तान को दुत्कारती, धिक्कारती और अलग थलग करती दिखती है, तो जिस तरह चीन उसके साथ आकर खड़ा होता है, ये दोस्ती उसी एहसान का नतीजा है, किसी और ने नहीं बल्कि खुद इमरान खान ने ये बात कबूल की। पाकिस्तान there was always a very special relationship with China, although our relationship started 70 years ago. But you know, China, whenever Pakistan was in trouble, whenever I'm in trouble politically, internationally, when we had conflicts with our neighbor, China always stood with us. पाकिस्तान के पीएम जब पड़ोसी देश का जिक्र करते हैं तो भारत का नाम लेने की उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये वही भारत है जिसने पाकिस्तान में घुसकर वहां के सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। क्योंकि इस वक्त अमेरिका और चीन में तनातनी है, इसलिए अमेरिका को कोसने का मौका इमरान खान खोजते हैं। चूंकि अमेरिका के सामने पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, इसलिए अमेरिका के खिलाफ इमरान खुलकर नहीं बोल पाए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी ताकतों के बीच मुकाबला चल रहा है। अमेरिका चीन के सामने चौकन्ना है। जिस तरह से अमेरिका और चीन एक दूसरे को देखते हैं, वो समस्या पैदा करता है। अमेरिका क्वाड नाम का क्षेत्रीय गठबंधन बना रहा है, जिसमें अमेरिका, भारत और दूसरे देश हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को चुनौती देने वाले इस गठबंधन का जिक्र कर पाकिस्तान ने न केवल चीन को खुश करने की कोशिश की, बल्कि भारत से अपना डर भी छुपा नहीं सका। चाइना को पता लग रहा है कि क्वाड जो है एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रक्ट खड़ा हो रहा है इंडियन ओशन रीजन में, इंडो पैसिफिक में, तो उसके लिए अब वो प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर। एंड नाउ पाकिस्तान वही बोलेगा जो चाइना उसको बोलने के लिए कहेगा, मजबूर करेगा। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात होती है, तो चीन का वीटो आ जाता है। जब हाफिज सईद जैसे आतंकियों पर कार्रवाई का दबाव बनता है, तो चीन पाकिस्तान का समर्थन करने लगता है। जब पाकिस्तान कश्मीर को मुद्दा बनाने की कोशिश करता है, तो उसे चीन से शह मिलती है। आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं करने की वजह से जब अमेरिका ने खैरात में दी जाने वाली रकम रोक दी और पाकिस्तान पर दहशतगर्दों पर लगाम लगाने का दबाव बनाया, तो पैसे के लिए पाकिस्तान चीन के पाले में जा बैठा। आतंक के खिलाफ अमेरिका के दबाव को अब पाकिस्तान ने चीन से जोड़ दिया है। इमरान का दावा है कि उस पर चीन के साथ रिश्तों में झुकाव कम करने या बदलने का दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका के पैसों पर पलने वाला पाकिस्तान अब उस एहसान को भूलकर चीन के लिए आहें भर रहा है। People of China have a special place in the hearts of people of Pakistan, because everyone here remembers, you know, you only remember a friend who stands with you in your difficult times. In good times, everyone stands with you, but in your difficult, tough times, bad times, you remember those people who stood by you. That's why you will find that in Pakistan, people always have a special fondness for people of China. So this relationship has only got stronger. Even now, politically, you know, on the international forums, पाकिस्तान and China always stand together. चीन के साथ पाकिस्तान का जो रिश्ता है, उसके लिए इमरान खान मूल्यों की दुहाई दे रहे हैं। यही वजह है कि वो उइगर मुसलमानों की दुर्दशा और कोरोना पर चुप्पी साधे हुए हैं। कुल मिलाकर चीन और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ ऐसा माहौल वो तैयार करना चाहता है जिससे आने वाली नस्लें उनकी है वह भी यही जहर उगलने में लगी रहें।
नवजोत सिंह सिद्धू की गेंद अब कांग्रेस आला कमान के पाले में है। इतना तो तय है कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहेंगे, लेकिन सिद्धू की भूमिका क्या होगी उसको लेकर फैसला लेने का वक्त आ गया है। खबर है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बैठक में सिद्धू के भाग्य का फैसला हो भी चुका है और कुछ संकेत उनको दिया जा चुका है, लेकिन फाइनल मुहर राहुल गांधी के साथ बैठक में ही लगेगी और तभी तय होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सिद्धू सूबे की सियासत में किस तरह से अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगे। 30 जून की सुबह 10 बजे से ही दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के राजनीतिक घमासान को लेकर हलचल शुरू हो गई थी। बागी तेवर वाले नवजोत सिद्धू और प्रियंका गांधी की मुलाकात होनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले प्रियंका ने 12A तुगलक लेन यानी राहुल गांधी के घर का रुख किया, क्योंकि सिद्धू और प्रियंका के बीच कैप्टन के साथ चल रहे विवाद को लेकर फाइनल बातचीत होनी थी। इसलिए प्रियंका ने पहले राहुल गांधी से बातचीत की। खबर है कि प्रियंका ने राहुल से चर्चा के दौरान सिद्धू के सामने रखे जाने वाले फाइनल प्लान को लेकर बात की, यानी सिद्धू को मनाने के लिए क्या ऑफर रखा जाए। इस पर प्रियंका ने पहले राहुल से चर्चा की। इसके बाद करीब 10:50 पर प्रियंका गांधी राहुल के घर से निकलकर अपने घर पहुंची। यहां सिद्धू उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। सिद्धू से मिलने से पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिल करके चर्चा कर रही थी। जैसे ही वो घर पहुंची, सिद्धू उनका इंतजार कर रहे थे। सिद्धू से मिलने के बाद प्रियंका गांधी 10 जनपद पहुंची और सोनिया गांधी से सिद्धू को लेकर बातचीत की। जैसे ही प्रियंका गांधी निकली, राहुल गांधी 10 जनपद पहुंचे और सोनिया गांधी के साथ वापस अपने घर गए। इतना तो तय है कि इस पूरी बातचीत में प्रियंका गांधी ही धुरी बनी हुई हैं, लेकिन राहुल से सिद्धू की मुलाकात तभी होगी जब डील फाइनल हो जाएगी। प्रियंका और सिद्धू के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका ने राहुल से हुई बातचीत के आधार पर सिद्धू से चर्चा की। उन्होंने बताया कि पार्टी पंजाब में उन्हें क्या दे सकती है। इसके साथ ही ये भी पूछा कि वो कैप्टन के साथ सामंजस्य बनाते हुए किस तरह का विकल्प चाहते हैं। दोनों के बीच 11:20 तक बातचीत हुई। इसके बाद नवजोत सिद्धू बातचीत करके प्रियंका के घर से निकले। उनकी गाड़ी राहुल गांधी के घर की तरफ मुड़ी, लेकिन अगले ही पल गाड़ी ने यू टर्न ले लिया। इसके बाद वो एक 5 स्टार होटल चले गए। सिद्धू से मिलने के बाद प्रियंका गांधी, राहुल और सोनिया गांधी के बीच बैठक हुई। पार्टी में व्यक्तित्व होते हैं तो टकराहट होती है, उसका हमने समाधान निकाल करके दिया है। पार्टी अध्यक्षा की जैसे आदेश हो जाएगा तो उसको सब मानेंगे और सब कह चुके हैं, सिद्धू भी कह चुके हैं कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा मानेंगे। खबर है कि राहुल गांधी ने कैप्टन और सिद्धू को लेकर पंजाब के नेताओं से बात करके जो फीडबैक तैयार किया है उससे प्रियंका को वाकिफ करा दिया गया है। अब राहुल सिद्धू से तभी मिलेंगे जब प्रियंका और सिद्धू किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पार्टी को डर है कि अगर राहुल गांधी ने सिद्धू से पहले मुलाकात कर ली और बाद में प्रियंका या पार्टी के साथ उनकी बात नहीं बनी तो वो पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व और रणनीति पर सवाल उठ सकते हैं, जैसा ज्योतिरादित्य समेत कुछ नेताओं के मामले में हो चुका है। पंजाब का विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने घंटों मंथन किया। राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने तमाम मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से पंजाब के सियासी हालात की जानकारी ली, लेकिन गौरतलब है कि राहुल गांधी न सिद्धू से मिले और न ही सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से। राहुल गांधी एक खास प्लान के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी सिद्धू से बात कर रही हैं। एक बार सिद्धू से प्रियंका गांधी की डील फाइनल हो जाए तभी राहुल गांधी पर्दे में आएंगे और तभी यह तय होगा कि पंजाब की सियासत का बाहुबली कौन है। यूपी में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम, ये फार्मूला सुनकर आप हैरान जरूर होंगे। बीजेपी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर ने 10 दलों के साथ गठबंधन करके ये फार्मूला तय किया है। उनका दावा है कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो हर साल एक नया मुख्यमंत्री और हर साल 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। ऐसा फार्मूला यूपी में ना तो अब तक किसी ने बनाया था, ना किसी ने देखा था। ओम प्रकाश राजभर ने इस फार्मूले को तय करके यूपी की सियासत में सबको चौंका दिया है। 1996 में यूपी में बीजेपी और बीएसपी ने 6-6 महीने मुख्यमंत्री वाला फार्मूला देकर सबको हैरान कर दिया था, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ और बीएसपी ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया था। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसा ही चौंकाने वाला सियासी प्रयोग सुर्खियों में है। बीजेपी के खिलाफ करीब 10 दलों का गठबंधन तैयार हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी मुख्य रूप से गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का संकल्प लिया जा रहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
राजभर ने कहा है कि हम 5 साल की सरकार में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। राजभर ने यह भी कहा कि बीजेपी ने ही डिप्टी सीएम की परंपरा शुरू की थी, हम उनसे सीख रहे हैं। जबकि बीजेपी ने इस ऐलान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। ये साफ तौर पर इनके जो ओम प्रकाश राजभर का बयान है, ये इस तरफ साफ संकेत देता है कि इनकी मंशा कुछ और है और वो मंशा को नाकाम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। ओम प्रकाश राजभर का ये ऐलान यूपी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले पिछड़ों, दलितों के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए है। वहीं वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी एक दांव खेला है। ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने भी नई राजनीति को जन्म देने की कोशिश की है। अखिलेश ने ट्वीट किया, आज की विघटनकारी, रूढ़वादी, नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध एकजुट शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक क्रांति होगी। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव के लिए जो फार्मूला तैयार किया है, दरअसल वो फार्मूला चुनाव जीत का है। ओम प्रकाश राजभर ने एक फार्मूला तैयार किया है कि हर साल एक नया सीएम देंगे, यानी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग यानी मुस्लिम, चौहान, पटेल समाज को, राजभर समाज को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर उनके वोट को साधने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि बीजेपी ने इसे चुनावी शगुफा मानते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया है। 2022 में बीजेपी के खिलाफ छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन अपने अपने जाति धर्म के हिसाब से चुनावी भागीदारी को लेकर एकजुट हो रहा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा छोटी छोटी पार्टियों का मंच है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, कृष्ण पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व वाली जन अधिकार मंच के साथ कई छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का मुख्य वोट बैंक OBC, दलित और मुस्लिम है। प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगा रखी है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में भी बड़ी आबादी में मुस्लिम वोट बैंक शामिल है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर 10 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी और बसपा का नुकसान होगा, क्योंकि ये दोनों दल भी दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों पर दांव लगाएंगे। ऐसे में साफ है कि 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम के फार्मूले से ज्यादा चुनाव जीतने की कारगर रणनीति बनानी चाहिए। कोलकाता के फर्जी वैक्सीनेशन कांड में केंद्र सरकार ने ममता सरकार से 2 दिन के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है इस मामले में और ये जवाब मांगा है। दरअसल विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को इस मामले की शिकायत की थी और कहा था कि कोलकाता के कस्बा इलाके में ये फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगा, जहां पर सैकड़ों लोगों ने इस वैक्सीन को लिया। फर्जी वैक्सीनेशन कांड के सरगना फर्जी IAS अधिकारी देवांजन देव ने कोलकाता में फर्जी वैक्सीन कैंप लगाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी और लूट की थी। कस्बा इलाके में ये उसी कैंप की तस्वीरें हैं जहां अब सील लगी है। सुमित कुमार भौमिक ने कैंप के पहले ही दिन यहां वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लिए थे 8 जून, पहले दिन मैं लिए थे। मार्शल है ना, वहाँ पर दर्द करता है और दर्द हो रहा है और पेट का प्रॉब्लम आ गया। देवांजन देव के फर्जी वैक्सीन कांड का शिकार कंपनियां तक हो गई। देवांजन देव ने कई लोगों को वैक्सीन के नाम पर चूना लगाया। कोलकाता की एक निजी कंपनी के 171 एम्प्लॉय और उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन देने के नाम पर देवांजन देव ने 1,11,000 की रकम अपने अकाउंट में मंगाई। यही नहीं, देवांजन देव ने एक निजी बैंक में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम पर अकाउंट बना रखा था। उसके पास फेक लेटर हेड, होलोग्राम और साथ ही मोहरें भी मौजूद थी। और इसके साथ ही देवांजन देव के झांसे में पड़कर इन लोगों ने न सिर्फ पैसे दिए बल्कि ये फेक वैक्सीन भी लगवाई। ये देखिए, ये जो RTGS हम लोगों ने किया था, ये 1,11,000 का,
ये केएमसी का आईसीआईसीआई बैंक में डाला गया था। हाँ, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही अकाउंट है ये। मनीषा दायगुप्ता सरला डेवलपमेंट एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हैं। इन्होंने भी इसी फर्जी वैक्सीन कैंप में टीका लगवाया था। प्लस मैंने खुद, प्लस मेरे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके गार्जियन, प्लस मेरी जो हाउसकीपर है वो भी गई थी। उसके फैमिली में भी काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे मेरे पास कि आप उनको ले गए थे, सो तो एक बहुत ही टेंशन वाला एक सिचुएशन हो गया था खुद के लिए भी, और जिसके लिए मैंने किया उसके लिए भी। कंपनी वाइज ऑल्सो 172 एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व है। तो बहुत, जब से सोशल मीडिया में आया हम लोग सो नहीं पाए, ऑफिस में पूरा इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई वो डर के साए में जी रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी ने कहा है कि ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सांसद के जाके वैक्सीन ली है और ये हमारे सामने आई तभी ना जब वो सांसद ने सर्टिफिकेट मांगी। सर्टिफिकेट इसने नहीं दे पाया, घटनाक्रम हुई। इसमें मुझे समझ नहीं आता कि मोटिव क्या है, क्यों इसने किया। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य कुछ है जिसको उद्घाटन होना चाहिए। हैरत की बात तो ये है कि इस फर्जी आईएएस अधिकारी ने बैंक में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से अकाउंट तक खुलवा रखा था। यही नहीं, इसके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेटर है और स्टैम्प भी थे। उधर वैक्सीन धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी देवांजन देव के वकील देवांशु भट्टाचार्य ने कहा कि देवांजन देव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ইনভেস্টিগেশন অফিসার যেন কোনো সাইকিয়াট্রিককে দিয়ে দেখানো হয়, তার কারণ 2018 সালের একবার হচ্ছে আপনার সিথি এবং একজন ডাক্তারকে দেখানো হয়, সাইকিয়াট্রিক ডাক্তার, তার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি বলেছিলেন। देवांजन देव ने फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर कोलकाता में कई कैंप लगाए। अनुमान है कि इसमें करीब 1,500 लोगों को फर्जी वैक्सीन लगाई गई। इस मामले की जांच में एक और फर्जी अधिकारी को दबोचा गया है। आरोप है कि 25 साल का आसिफ उल हक नाम का यह शख्स केंद्रीय सतर्कता आयोग का फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था और देवांजन से इसका कनेक्शन था। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने इस मामले में फटकार भी लगाई है। उन्होंने सरकारी पक्ष के वकील से ये पूछा है कि साफ किया जाए कि कैसे देवांजन देव लाल और नीली बत्ती का इस्तेमाल करता था और कैसे पुलिस के लोगों को साथ लेकर चलता था। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, इस पर जवाब देने को कहा है। साजिश के तहत धर्मांतरण करवाने के मामले में यूपी एटीएस ने जांच तेज कर दी है। लखनऊ के यूपी एटीएस मुख्यालय में करीब 1 दर्जन लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं उमर गौतम के गिरोह से जुड़े सदस्यों की तलाश में यूपी एटीएस देश भर में छापेमारी कर रही है। एटीएस के अधिकारी उन परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं जिनके बच्चों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। अब इन परिजनों से बातचीत में उनका वो दर्द निकलकर सामने आ रहा है जो अब तक उन्होंने अपने सीने में दबाया हुआ था। इन्हीं में दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली ये माँ भी हैं, जिनकी आंखों के आंसू बीते 3 साल से इसी तरह बह रहे हैं। ऐसे लोगों के दर्द का अंदाजा किसी को नहीं, न ही कोई आंसू पोंछने वाला और न ही कोई दिलासा देने वाला। हमारी कल्पना से परे कि ये लड़का इतना अच्छा होता हुआ किसके जंगल में फंस गया है। जो कुछ किया है इन्होंने इस लड़के का ब्रेन वॉश किया है और कुछ भी नहीं है। मेरे को तो 3 साल हो गए रोते हुए, उनकी माँ तो अब रो रही होंगी जिनके आपके। मेरे को तो 3 साल हो गए रोते हुए। 10 तो मेरे को बीमारियां लग गई हैं। इससे आगे मैं क्या कहूँ। ये हैं ललिता देवी, एनसीआर में रहने वाले उस 1 दर्जन परिवार में से एक जिनके बच्चे को बरगलाकर हिंदू से मुसलमान बनाने का आरोप है। 2 दिन पहले इनके बेटे राहुल भोले को गिरफ्तार करने के बाद जब एटीएस ने इनसे संपर्क किया तो इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। इन्हें ये तो पता था कि बेटे ने इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए ही न केवल नाम बदलकर अहमद कर लिया बल्कि घर भी छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद वो किसी धर्मांतरण गिरोह का हिस्सा कब बन गया, इससे परिवार के लोग बेखबर थे। वो कुछ नहीं जानते, उनका दिमाग खराब है। मैं तो ये कहती हूँ मुसलमानों का जो कि इनके बच्चों का मूक बधिर बच्चों का ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनके बच्चे नहीं है घर में जो हमसे छीन रहे बच्चे। वो उनका बच्चा किसी कोई छीने तो उनको कैसे पता लगेगा कि हमारा बच्चा छीन के ले गए। उन्होंने हमारे राहुल को छीना है हमसे। धर्मांतरण की साजिश रचने वालों की तलाश करती एटीएस के हत्थे चढ़े मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर के खुलासे के बाद
कानून के हाथ जिन 5 लोगों तक पहुंचे उनमें मूक अन्नू यादव और राहुल भोला भी थे। दोनों से पूछताछ में एटीएस को कई जानकारियां मिली हैं। परिवार वालों के आरोप और एटीएस के दावे के मुताबिक राहुल बचपन से पूजा पाठ करने वाला धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन नोएडा डेफ सोसाइटी में दाखिले के बाद से उसका स्वभाव बदलने लगा। यहाँ उसके ज्यादातर दोस्त दूसरे मजहब के थे। इसके बाद टोपी पहनना, सूरमा लगाना, इत्र लगाना, पैंट को ऊंची चढ़ाकर पहनना, मस्जिद जाना और रोजा रखना शुरू कर दिया। यही नहीं, कई बार वो हिंदू रीति रिवाज, पूजा पाठ और प्रसाद का मजाक उड़ाने लगा। ये थोड़ा सा ना ये करने लग गया था, सुरमा लगाने लग गया था, इत्र लगाने लग गया था। इसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन नजर आने लग गया था। जैसे मैं कोई प्रसाद बनाती या कोई व्रत रखती, इसको देती तो ये नहीं लेता था, कहता था मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो हमें इसका मतलब थोड़ा चेंज लगने लग गया था इसके प्रति। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले राहुल भोला को यूपी एटीएस पूछताछ के लिए ले गई तो सबसे पहले ये भनक उसके ससुराल वालों को लगी। बाद में एटीएस ने उसके घर वालों को इसकी जानकारी दी। राहुल की मां ने बताया कि एटीएस के अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर वो चाहें तो अपने बेटे से मुलाकात कर सकती हैं। परिवार वाले तो मुलाकात के लिए लखनऊ नहीं गए, लेकिन राहुल से मिली जानकारी के आधार पर यूपी पुलिस देश भर में दनादन छापे मार रही है। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक साजिश के तहत धर्मांतरण का रैकेट पूरे देश में फैला हुआ है। यही नहीं, इसके तार विदेशों से भी जुड़े हैं। जांच एजेंसियों को हवाला कनेक्शन के भी सबूत मिले। यूपी के 32 जिलों में साजिशन धर्मांतरण का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। इनमें फतेहपुर, लखनऊ और कानपुर भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कानपुर शहर के 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के संपर्क में थे, जो गैर मुसलमानों को धर्मांतरण के लिए उकसाते थे। एटीएस के साथ क्राइम ब्रांच इन कट्टरपंथियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके जो साजिश करता है वो पकड़े जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीजें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। यूपी एटीएस की जांच में अब तक जो कुछ तथ्य सामने आए हैं वो झकझोर देने वाले हैं। डरा धमकाकर, लालच देकर या दबाव में धर्म परिवर्तन करवाना पूरी तरीके से अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी है। लेकिन कई कट्टरपंथी इस मामले में ऐसा काला अपराध करने से बाज नहीं आते। जाहिर है, जैसे जैसे यूपी एटीएस की जांच आगे बढ़ेगी, कई और चेहरे बेनकाब होंगे। मुंबई की मस्जिदों में ड्रग के खिलाफ मौलवी और पुलिस का स्पेशल मिशन, एनसीबी और पुलिस की सलाह पे ये चलाया जा रहा है पूरा मिशन, जहां पे मस्जिद के मौलवी युवाओं को सिखाएंगे कि किस तरीके से ड्रग्स से और ड्रग्स के कारोबारियों से बचना है। ये पूरी मुहिम तब शुरू हुई जब मुंबई के अलग अलग इलाकों में युवाओं को ड्रग्स का कारोबार करते हुए मुंबई पुलिस ने पकड़ा। उसी बीच अब ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है, जहाँ पर इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने के लिए मौलवियों का सहारा लिया जा रहा है। मुंबई की जामा मस्जिद में पहली बार ऐसी मुहिम शुरू की गई है जिसमें धर्म की मदद से लोगों को ड्रग्स के नशे से दूर होना सिखाया जा रहा है। इसके लिए मस्जिद की लाइब्रेरी में लोगों को बिठाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ड्रग्स की लत से जूझ रहे लोगों की काउंसलिंग भी शुरू की गई है। यहाँ के मौलवी लोगों को ड्रग्स से होने वाले नुकसान बताने के साथ धर्म का हवाला देकर इससे दूर रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। लोगों को इस पे लगाए हुए हैं कि वो लोगों को गलियों में, मोहल्लों में जाकर के ढूंढें कि कौन लोग ड्रग्स के शिकार हैं, उनको पकड़ करके यहाँ पे लाया जाए। चाहे वो मस्जिद के इमाम हो उनके पास लाया जाए, या मुअज्जिन हो उनके पास लाया जाए, या उलमाए किराम जो मस्जिदों में हैं, जो मकातिब पढ़ाते हैं, या जो मदरसे चलते हैं, या जो लाइब्रेरियों में काम करते हैं, उन सब के पास ला करके उनकी जहन साजी की जाए। उनको बतलाया जाए कि ड्रग्स जो है ये कितना सेहत के लिए नुकसानदेह है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तरफ से मुंबई के जामा मस्जिद की तरह दूसरे मस्जिदों में भी इस तरह की मुहिम की शुरुआत की गई है, जो लोगों को ड्रग्स के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। मामला सुशांत सिंह राजपूत ड्रग कनेक्शन का हो या पिछले दिनों केक में ड्रग्स मिलाकर व्यापार करने का हो, ड्रग माफिया पूरी कोशिश कर रही है, हर हथकंडा अपना रही है ड्रग्स के काले कारोबार को फैलाने के लिए। ऐसे में एनसीबी और पुलिस का मानना है कि ये माफिया घनी आबादी वाले जगहों से लोगों को अपने गिरोह में शामिल करते हैं। एनसीबी और पुलिस का ये भी मानना है कि मुस्लिम युवाओं को ये लोग अपने जाल में फंसाते हैं और इस जाल को तोड़ने के लिए अब मौलवियों का सहारा लिया जा रहा है।
इस मुहिम को शुरू करना और बड़ी संख्या में लोगों को इससे जोड़ना आसान नहीं। इसमें सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को जागरूक करने की खड़ी हो गई जो ड्रग्स की लत में फंसे हैं और मस्जिद भी नहीं पहुंचते। ऐसे में उन्हें समझाना और लत से बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इसके लिए भी बाकायदा प्लानिंग की गई और तय किया गया कि इसके लिए मस्जिद में रोजाना आने वालों की मदद ली जाएगी। मामले का हर फर्द हर घर में जाकर के पता करे कि किस घर में कौन सा आदमी ये इस्तेमाल कर रहा है, उसके सामने उसकी बुराई बयान किया जाए। हमारा इस्लाम तो हमको ये भी बताता है कि ना तुमको 3 चीज़ से रोकना है। अगर तुम माल से ताकतवर हो तो माल से रोको, नहीं तो हाथ से रोको, नहीं तो मुंह से बोल के रोको। अब अगर हम ही चुप बैठ जाएंगे तो हमारे बच्चे, आज हम देख रहे दूसरे का बच्चा बिगड़ रहा है तो हम चुप है, कल को ये बात हमारे घर पे भी आ सकती है। तो हमको इसका ध्यान रखना है और ये मुहिम को आगे जितना हो सके उतना बढ़ाना है। एनसीबी का दावा है कि मुंबई में इसी साल में अब तक 100 से ज्यादा ड्रग्स से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा युवा शामिल हैं। ऐसे में मुंबई को ड्रग्स की चुंगल से छुड़ाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। ड्रग्स की लत में फंसाकर न सिर्फ माफिया लोगों से पैसे लूटता है, ऐसे में कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं आतंकी जो लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने में कामयाब भी हो जाते हैं। वहीं एनसीबी और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम आबादी वाले युवाओं को किसी तरह धर्म गुरुओं की मदद से समझाया जाए और उनको उम्मीद है कि जल्द ही ये मुहिम उनके लिए रंग लाएगी।